आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 9th के अंदर ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चैप्टर नंबर हमारा 5 है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 9th के अंदर ज्योग्राफी में एक और नया चैप्टर नंबर 5 नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो पहले चैप्टर के मतलब को समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया हमारे पेड़ पौधे जो जंगलों में, पहाड़ों पे, है ना, जो पेड़ पौधे दिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया जंगल में रहने वाले जानवर वगैरह, तो वो हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग अपने चैप्टर में बात करेंगे पेड़ पौधों के बारे में और जानवरों के बारे में। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया पेड़ पौधे जो जंगल में, पहाड़ों पे आपको दिख जाते हैं, और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया जंगली जानवर लोगों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप समझोगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, फ्लोरा फाउना, इन प्रकार के टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग नेचुरल वेजिटेशन। पहला इसमें नेचुरल वेजिटेशन का डेफिनेशन है बेसिकली क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब ही हो गया किसके बारे में बात करेगा, ये प्लांट कम्युनिटी के बारे में बात करेगा, यानी कि बेसिकली बोले तो प्लांट के बारे में बात करेगा। ठीक है, विच हैज ग्रोन नेचुरली, उस प्लांट के बारे में बात करेंगे जो प्लांट अपने आप ग्रो हो गया होगा। ठीक है, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी कि इंसान का उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लोगों ने यानी कि ह्यूमन बीइंग ने उसको काफी लंबे समय तक डिस्टर्ब भी नहीं किया। डिस्टर्ब करने का मतलब हो गया कि उसको काटा नहीं है, टच भी नहीं किया है। इस प्रकार के चीजों को हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। एक लाइन में यदि बताऊं मैं इसको सिंप्लीफाई करके तो वो ये होगा कि ऐसे पेड़ पौधे जो कि अपने आप उग गए हैं, इंसान का उसमें कोई रोल उसको उगाने में नहीं रहा है, उस चीज को हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो फिर बताइए नेचुरल वेजिटेशन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल जंगल। जंगल को कोई उगाता नहीं है, जंगल को उगाने में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होता, वो अपने आप उगते रहते हैं। ठीक है ना, तो हो गया हमारा नेचुरल वेजिटेशन कंप्लीट। नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो नॉन एज वर्जिन वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का एक और नाम है, उसका नाम है वर्जिन वेजिटेशन। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नेचुरल वेजिटेशन इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक, वहां पे दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो बताइए कि नेचुरल वेजिटेशन को किस नाम से जानते हैं, तो वर्जिन वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा है इसमें वाइल्ड लाइफ। तो आइए समझते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या होता है। वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू एन एनिमल कम्युनिटी। वाइल्ड लाइफ के मतलब, जब वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो किसके बारे में बात कर रहा होता है, एनिमल कम्युनिटी के बारे में, यानी कि बेसिकली जानवर के बारे में। दैट लिव और ग्रो नेचुरली इन द वाइल्ड विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। और बेसिकली वाइल्ड लाइफ में हम लोग वैसे जानवर के बारे में बात करते हैं जो जानवर अपने से ग्रो हुए हों, उसको खिलाने में, पिलाने में, पालने में, पोसने में इंसान का कोई रोल नजर नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली बताइए फिर इस प्रकार के जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल जिसको कहते हैं। तो वाइल्ड एनिमल ही हमारा कहलाता है वाइल्ड लाइफ। समझ में आया बात। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब हो गया वैसे प्लांट जिसको ग्रो करने में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होगा, और वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया वैसे जानवर जिसको पालने में, पोसने में, बड़ा करने में ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं होगा, वो अपने आप ग्रो कर गए होंगे जंगल में, खा के, पी के, दौड़ के। इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं जंगली जानवर के बारे में। तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ। अगला हमारा है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है, देखो द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। फ्लोरा का मतलब होता है किसी जगह पर यदि कोई प्लांट रखा हुआ है, मतलब मान लीजिए कोई जगह है, वहां पे कुछ प्लांट आपको दिख गए, तो वो हो गया हमारा फ्लोरा। तो बेसिकली प्लांट का एक दूसरा ही नाम हमारा हो जाता है फ्लोरा। और उसी प्रकार से जानवर का एक नाम हो गया हमारा फाउना। तो द टर्म फाउना इज यूज्ड टू डिनोट एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। यदि किसी जगह पे किसी प्रकार का जानवर पाया जाता है तो हम लोग कहेंगे कि वहां पे फाउना पाया जाता है। तो बेसिकली प्लांट के लिए वर्ड हो गया हमारा फ्लोरा और एनिमल के लिए हमारा वर्ड हो गया फाउना। बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी बातें हमारे हैं यहाँ पे लिखे हुए, जैसे
आगे लिखा हुआ आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमारे इस पृथ्वी पर लगभग 200 के आसपास कंट्री है, टोटल 200 नहीं है लेकिन लगभग हम लोग मान सकते हैं कि 200 के आसपास कंट्री है। उस 200 कंट्री में से हमारा इंडिया जो है वो 12वें नंबर पे आता है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया पेड़ पौधा, जानवर, इन प्रकार के चीज़ों को हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हमारा कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। यानी कि पेड़ पौधों के मायने में और जानवर के मायने में वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 12वें नंबर पे है। इसका मतलब हो गया कि हमसे 11 और ऐसे बड़े बड़े कंट्री हैं जहाँ पे इंडिया से ज़्यादा प्लांट और एनिमल है। ठीक है, तो इंडिया जो है वो प्लांट के मायने में, एनिमल के मायने में, बेसिकली बोले तो बायोडाइवर्सिटी के मायने में 12वें नंबर पे है। ठीक है, आगे इंडिया ऑक्यूपाइड 10th प्लेस इन द वर्ल्ड एंड 4th प्लेस इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ अबाउट 47,000 प्लांट स्पीसीज। सोचो, यानी कि इंडिया में टोटल प्लांट के कितने अलग अलग प्रकार हैं? 47,000। इसका मतलब हो गया कि इंडिया में टोटल 47,000 अलग अलग प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं। इसमें मुझसे मुश्किल से हम लोगों को 100 का भी नाम पता नहीं होगा, लेकिन 47,000 प्लांट हमारे इंडिया में पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के। अब 47,000 इंडिया में प्लांट हैं अलग अलग प्रकार के, तो इस मायने में फिर हमारा इंडिया कहाँ पे लाई करता है उसके बारे में बात करते हैं। पूरी दुनिया का बात करें तो पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो 10वें पोजीशन पे है। किस मायने में? प्लांट के मायने में। ठीक ना, पूरी दुनिया का बात करें तो पूरी दुनिया में इंडिया जो है वो 10 नंबर पे है प्लांट के मायने में। और केवल अपने कॉन्टिनेंट के बारे में बात करें, यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, तो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भी कई सारे हमारे कंट्री हैं, उसमें बात करें तो हमारा कंट्री 4th नंबर पे है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। कोई पूछे यदि आपसे कि बताइए प्लांट स्पीसीज के मायने में, यानी कि इंडिया में प्लांट के कितने प्रकार पाए जाते हैं, इस मायने में वर्ल्ड लेवल पे इंडिया किस पोजीशन पे है? 10th 10वें नंबर पे है। और एशिया में किस पोजीशन पर हो गया? 4th पोजीशन पे। अब पूछेगा कि फिर बताइए इंडिया में टोटल प्लांट के अलग अलग स्पीसीज कितने हैं? तो 47,000 है। आगे बढ़े, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ्लावर के बारे में। इंडिया हैज अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि इंडिया में लगभग 15,000 ऐसे प्लांट है जिसमें से फ्लावर निकलते हैं। सोचो, देखो एक बात ध्यान रखना, हर प्लांट से फ्लावर नहीं निकलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। लेकिन 15,000 ऐसे इंडिया में फ्लावरिंग मतलब प्लांट है जिससे फ्लावर निकलते हैं, और उस फ्लावर का इस्तेमाल हम लोग अलग अलग चीजों के लिए करते हैं। उसी मतलब 47 जो प्लांट है वो टोटल है, 47,000 जो प्लांट हमारे इंडिया में वो टोटल है, उसी टोटल में से 15,000 ऐसे प्लांट है इंडिया में जिस प्लांट से हम लोगों को फ्लावर भी मिलता है। ठीक ना, इस मायने में विच अकाउंट फॉर 6% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखो इसको आप ऐसे समझो, पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्री है। अब 200 कंट्री का मिला के यदि फ्लावरिंग प्लांट 100% है, उसमें से अकेला 6% फ्लावरिंग प्लांट कहाँ पे है? इंडिया में है। समझ में आ रही है बात? मतलब पूरी दुनिया का 6% फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिससे फ्लावर निकलते हैं, केवल और केवल इंडिया ही में है हमारा 6%। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा कि सर 6% तो है, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? आप इसको ऐसे समझो, पूरी दुनिया में 200 कंट्री है, 200 कंट्री में इंडिया के पास अकेला 6% है, तो बहुत सारे कंट्री के पास तो फिर 1% भी नहीं होगा, लेकिन इंडिया के पास 6% फ्लावरिंग प्लांट है। बहुत बड़ी बात है ये। आगे, इंडिया हैज अबाउट 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अब सोचो, इसके बारे में ही बात करते हैं हम लोग। इंडिया के पास लगभग 89,000 अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं, जिसमें छोटे से छोटे, बड़े से बड़े और मीडियम साइज के भी एनिमल आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाथी, घोड़ा, जिराफ, ये सब तो है ही इसमें। इसके अलावा और बात करें हम लोग तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हमारे इसी में आते हैं। यहाँ पे एनिमल का मतलब केवल जानवर मत समझिएगा, एनिमल का मतलब यहाँ पे छोटे इंसेक्ट्स भी हैं, कीड़े मकोड़े, चींटी वगैरह, ये सब भी हैं। तो इंडिया में टोटल सोचो 89,000 अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं, छोटे भी बड़े भी, कीड़े मकोड़े सब इसमें आ गए, सांप, छिपकली वगैरह सब कुछ, A to Z चीज। ठीक है,
ऑल्सो इंडिया हैज अ रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर। इंडिया के पास मछली का भी कई सारा प्रकार है, इंडिया में मछली का भी कई सारा प्रकार है। और इंडिया के पास सबसे बड़ा बात है, हमारा खुद का एक ओशन है, इंडियन ओशन। तो उसमें जितना भी मछली होगा वो सब किसका होगा? इंडिया का ही होगा। तो देखो, फ्रेश का मतलब हो गया नदी, तालाब, झील, इसमें भी मछली के कई प्रकार पाए जाते हैं। और मरीन वाटर का मतलब हो गया बेसिकली समुद्र के बारे में बात कर रहा है। तो इंडिया के बारे में यदि बात करें तो नदी का, तालाब का, झील का और इंडियन ओशन का मिला के, सब कुछ मिला के इंडिया के पास मछली के भी अलग अलग प्रकार के टाइप हैं, बहुत सारे हैं। दिस ह्यूज डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फाउना इज ड्यू टू द रिलीफ एंड क्लाइमेट। अब देखो, इंडिया के पास इतना सारा जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे 47,000 प्लांट अलग अलग प्रकार के, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट अलग अलग प्रकार के जिससे फूल निकलते हैं, और 89,000 अलग अलग प्रकार के एनिमल और कई सारे प्रकार के मछली। इतने सारी चीज़ें जो इंडिया के पास है, क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास बहुत ही अच्छा फ्लोरा है और क्लाइमेट है। सॉरी, फ्लोरा नहीं, रिलीफ और क्लाइमेट है। यानी कि इंडिया का बहुत ही अच्छा रिलीफ है और क्लाइमेट है, जिसके वजह से इंडिया के पास इतना सारा अलग अलग प्रकार का चीज़ पाया जाता है। समझ में आया चीज़, कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये रिलीफ क्या है? क्लाइमेट तो थोड़ा बहुत हम लोग समझते भी हैं क्या होता है, मौसम वगैरह, लेकिन रिलीफ क्या है? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं रिलीफ के बारे में और समझते हैं कि इंडिया के पास यदि ऐसा है इतना ज़्यादा चीज़ तो क्यों है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिलीफ के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे आगे क्लाइमेट के बारे में। शुरू की जाए, शुरू करें? चलिए, सबसे पहला रिलीफ, और रिलीफ में हमारा सबसे पहला चीज़ आता है लैंड। लैंड में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, लैंड अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। देखो, किसी भी जगह पर कितने ज़्यादा प्लांट होंगे, कितने ज़्यादा एनिमल होंगे, ये डिपेंड करता है वहाँ के ज़मीन पे। इमेजिन करो, यदि कहीं का ज़मीन बहुत अच्छा है, किसी जगह का ज़मीन बहुत बढ़िया है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे प्लांट भी ज़्यादा होंगे, एनिमल भी ज़्यादा होंगे। लेकिन कहीं का ज़मीन बहुत ख़राब है, खराब के जैसा मतलब मान लो वहाँ पे डेजर्ट है या फिर वहाँ पे कीचड़ वाला ज़मीन है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जानवर भी कम होंगे, पेड़ पौधे भी कम होंगे। तो यदि ज़मीन बढ़िया रहेगा तो जानवर भी ज़्यादा होंगे, प्लांट भी ज़्यादा होंगे। लेकिन यदि ज़मीन रहने लायक नहीं होगा, ख़राब होगा, तो प्लांट भी कम होंगे, एनिमल भी कम होंगे। तो लैंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जगह का, प्लांट और एनिमल कितना ज़्यादा होगा या फिर कितना कम होगा। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। वही बात है जो हमने कहा कि लैंड का किस प्रकार का टाइप है, यानी कि ज़मीन वहाँ का कैसा है, वही डिसाइड करेगा कि वहाँ पे जंगल या फिर पेड़ पौधे कितने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, इंडिया का राजस्थान में बहुत बड़ा इलाके में डेजर्ट है, बालू है केवल, लेकिन वहाँ तक आपको एक भी पेड़ नज़र नहीं आता है उस बालू वाले इलाके में। इसका मतलब है कि वो वाला ज़मीन हमारे पेड़ पौधों के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन जहाँ पे सूटेबल है वहाँ पे देखो कितने प्रकार के वैरायटी हैं। एग्जाम्पल आप चले जाओ, जम्मू कश्मीर चले जाओ, इतने सारे प्रकार के प्लांट आपको मिल जाएंगे जिसका कोई हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। इतने प्रकार के वहाँ पे प्लांट के टाइप मिलेंगे जिसके बारे में हम लोगों ने आज तक कभी सुना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ज़मीन डिपेंड करता है कि किसी जगह का प्लांट एनिमल कैसा होगा। जहाँ का ज़मीन बढ़िया होगा वहाँ पे प्लांट भी अच्छा होगा, और जहाँ पे प्लांट अच्छा होगा तो वहाँ पे रहने के लिए एनिमल तो अच्छा होगा ही होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो लैंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगला है मिट्टी। अब देखो, क्या केवल ज़मीन होना बड़ी बात है क्या? नहीं, अच्छा मिट्टी भी होना चाहिए। जैसे लैंड तो राजस्थान में भी है, लेकिन क्या राजस्थान में अच्छा मिट्टी है? नहीं है, इसीलिए वहाँ पे उतना खेती नहीं होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं मिट्टी के बारे में कि मिट्टी कितना बड़ा रोल प्ले करता है। देखिए, पहला बात लिखा हुआ है सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये बिल्कुल सही बात है, हर जगह का मिट्टी एक जैसा नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लो, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ये 4-5 ऐसे स्टेट है जहाँ पे मिट्टी अच्छा पाया जाता है, खेती बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे। लेकिन वहीं आप ले लो राजस्थान, गुजरात, इधर का उतना अच्छा मिट्टी नहीं है, तो उधर अच्छा खेती नहीं होता है। ठीक, हालांकि राजस्थान में खेती होता है लेकिन हर पार्ट में नहीं, राजस्थान के कुछ पार्ट में ही खेती होता है, हर जगह पे नहीं। और गुजरात में भी कुछ ही पार्ट में खेती होती है, हर जगह पर नहीं। लेकिन आप बिहार उठा के देख लो, यूपी देख लो,
पंजाब देखो, हरियाणा देखो, हर जगह पर आपको खेती होता हुआ दिख जाएगा। तो बहुत हर जगह का मिट्टी अलग अलग होता है, तो मिट्टी बहुत डिसाइड करता है कि किसी जगह का प्लांट कैसा होगा। जैसे यदि किसी जगह का मिट्टी बहुत ही अच्छा होगा, फर्टाइल होगा, उपजाऊपन वाला होगा, तो वहां पे पेड़ पौधे आपको नजर ज्यादा आएंगे। तो वही चीज है, तो मिट्टी भी डिसाइड करता है कि किसी भी जगह का प्लांट वगैरह कैसा होगा। और जहां पे प्लांट अच्छा होगा वहां पे जानवर अपने आप वहां पे रहने के लिए आ ही जाएंगे। अगला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। यानी कि अच्छा एक बात बताइए, क्या हर प्रकार का प्लांट हर प्रकार की मिट्टी पे उग जाएगा? कभी भी नहीं। हर प्रकार के प्लांट को उगने के लिए मिट्टी अलग अलग चाहिए होता है। जैसे यदि आप चावल का खेती करोगे, उसके लिए मिट्टी का क्वालिटी अलग होना चाहिए। आप धान उसका गेहूं का खेती करोगे, उसके लिए मिट्टी का टाइप अलग होता है। उसके लिए आप कॉटन का खेती करोगे, कॉटन का, उसके लिए मिट्टी अलग होता है। यानी कि हर प्रकार के फसल के लिए मिट्टी का टाइप क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो जहां पे जिस प्रकार का मिट्टी पाया जाएगा वहां पे खेती भी उस प्रकार का दिखेगा, जंगल भी उसी प्रकार का दिखेगा। ठीक है, आगे। The sandy soils of the desert support cactus and thorny bushes। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डेजर्ट वाले में, डेजर्ट वाले इलाके में ज्यादातर आपको क्या दिखता है? बालू। तो वहां पे सबसे अच्छा उगने का जो चीज होता है वो होता है कैक्टस और थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस का मतलब सिंपल सा हो गया, पहले तो कैक्टस आपने देखा होगा, कांटा वाला पेड़ होता है। थॉर्नी बुशेस का मतलब हो गया मीडियम हाइट के प्लांट। मीडियम हाइट, मीडियम मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, बहुत छोटा भी नहीं, मीडियम हाइट के प्लांट आपको दिखेंगे और उसमें भी कांटे होंगे। एग्जाम्पल, यदि आप कभी राजस्थान जाओगे तो राजस्थान में आपको बबूल का पेड़ खूब दिखेगा, बबूल का, जिसमें कांटा भर भर के होता है। हाँ बिल्कुल, वो भी एक एग्जाम्पल हमारा। तो कहने का मतलब है कि जिस जगह पे जैसा मिट्टी उस जगह पे वैसा प्लांट दिख जाएगा आपको। ठीक है, आगे। वेट, यानी कि वेट का मतलब हो गया गीला, गीला जमीन। मार्सी का मतलब हो गया दलदल जमीन, कीचड़ वाला। एंड डेल्टेइक सॉइल, डेल्टेइक सॉइल का मतलब होता है वैसा जमीन जो कि नदी के चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, वो सपोर्ट मैन ग्रोव एंड डेल्टेइक वेजिटेशन। बेसिकली इस प्रकार के जमीन पे जो हमारे प्लांट वगैरह उगते हैं उसको हम लोग कहते हैं डेल्टेइक वेजिटेशन या फिर मैनग्रोव्स। अब ये मैनग्रोव क्या होता है, डेल्टेइक वेजिटेशन क्या होता है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको ये चीज दिख जाएगा। ठीक ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी जगह का प्लांट कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि वहां का जमीन कैसा है, और उससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि वहां का मिट्टी कैसा है। जितना अच्छा मिट्टी उतना अच्छा वहां पे आपको प्लांट दिखेगा। ठीक ना, इस तरीके से। तो ये हमने समझ लिया रिलीफ के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर क्लाइमेट किस तरीके से डिसाइड करता है कि किसी भी जगह का प्लांट कैसा होगा और वहां पे रहने वाले जानवर कैसे होंगे। तो क्लाइमेट के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को अपने चैप्टर के अंदर क्लाइमेट के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस करा था, मतलब स्टार्ट किया था हमने चैप्टर, अपना चैप्टर का नाम था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे, और इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने अपने पहले टॉपिक को शुरुआत किया था रिलीफ। बेसिकली हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि इंडिया के अंदर इतने सारे जो अलग अलग प्रकार के प्लांट एनिमल जो दिखते हैं उसके पीछे का क्या कारण है। तो इनके पीछे दो ही कारण है, पहला हमारा रिलीफ है और दूसरा है क्लाइमेट। तो रिलीफ हम लोगों ने पढ़ लिया था। रिलीफ के अंदर हमने पढ़ा था लैंड और सॉइल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके वजह से आपको इंडिया में इतना सारा प्लांट और इतने प्रकार के अलग अलग एनिमल देखने को मिलते हैं। तो एक क्लाइमेट भी हमारा इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लाइमेट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर को लेकर। टेम्परेचर में लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ अ रीजन। यानी कि किसी भी जगह का प्लांट कैसा होगा, वहाँ पे एनिमल किस प्रकार के पाए जाएंगे, ये भी डिपेंड करता है वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है। जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि गर्मी में उगते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जाड़े के टाइम पे उगते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि गर्मी में रहना पसंद करते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो ठंडे वाले जगह पर रहना पसंद करते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि टेम्परेचर के वजह से अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग प्लांट और अलग अलग एनिमल दिखता है। ठीक है, आगे। द फॉल इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड इट्स ग्रोथ। यदि टेम्परेचर घटेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ के प्लांट भी आपको अलग दिखेंगे,
एनिमल भी अलग दिखेंगे। तो ओवरऑल एक लाइन में यदि कहना होगा तो ये कहेंगे कि किसी भी जगह का क्लाइमेट भी डिसाइड करता है कि वहाँ पे प्लांट कैसे होंगे और एनिमल कैसे होंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, जम्मू कश्मीर में आप जाओगे वहाँ पे पेड़ आपको लंबे लंबे ज़्यादा मिलेंगे, वो या बिहार में देख लो, बिहार में पेड़ बहुत लंबे लंबे नहीं है, मीडियम हाइट के हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग है, तो वहाँ पे पेड़ लंबे हैं। यहाँ का क्लाइमेट अलग है, इसीलिए यहाँ पे प्लांट छोटे हैं, ठीक ना। और जिस प्रकार के एनिमल आपको बिहार में देखने को मिलते हैं वैसा एनिमल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं दिखेगा, वहाँ पे जानवर अलग होते हैं। तो हर जगह का क्लाइमेट अलग होने की वजह से वहाँ पे प्लांट और एनिमल दोनों अलग अलग पाए जाते हैं। तो टेम्परेचर हो गया हमारा कंप्लीट। अगला है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब हो गया सनलाइट। बेसिकली सनलाइट के बारे में बात करते हैं। देखो, सनलाइट भी डिसाइड करता है कि वहाँ का प्लांट कैसा होगा और वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल कैसे होंगे, ठीक ना। जैसे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन एंड ड्यूरेशन ऑफ द डे। बेसिकली कहने का मतलब है कि हर जगह पे एक जैसा सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, कहीं पर सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, कहीं पे कम पड़ता है, जिसके वजह से वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का प्लांट, एनिमल सब चेंज हो जाता है, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब हो गया कि अलग अलग कंट्री वर्ल्ड मैप में अलग अलग जगह पे हैं। और एल्टीट्यूड का मतलब हो गया हर कंट्री का अपना हाइट अलग अलग भी है। फिर सीजन सब कंट्री का अपना अलग अलग है, और वहाँ पे दिन और रात कितने टाइम का होगा उसका ड्यूरेशन भी अलग अलग है। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि हर जगह पर एक जैसा सनलाइट नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ कंट्री का हाइट सी लेवल से ऊपर है, किसी का नीचे है ना। कोई वर्ल्ड मैप में नॉर्थ में मिलता है तो कोई साउथ में पाया जाता है। तो सबका लोकेशन अलग अलग होने की वजह से सनलाइट भी सबको अलग अलग मिलता है। इसीलिए वहाँ के ऊपर मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले प्लांट भी अलग होंगे और एनिमल भी अलग होंगे, ठीक ना। उसके बाद ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। जैसे जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है वहाँ पे आप हमेशा देखोगे कि प्लांट थोड़ा बड़े हाइट के होते हैं, क्योंकि सनलाइट जितना चाहिए उसको उतना मिल रहा होता है, तो वो एकदम आराम से ग्रो करता है, कोई दिक्कत नहीं होता उसको। तो सनलाइट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि किसी भी जगह पर मतलब कि प्लांट और एनिमल कैसा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, ये सब चीज़ें। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है सिंपल सा रेनफॉल, यानी कि बारिश। अब देखो यार, आपने सूरज की रोशनी देख लिया, आपने टेम्परेचर भी देख लिया, लेकिन क्या कहीं पे पानी, बारिश मतलब पानी, यदि पानी नहीं होगा तो क्या वहाँ पे प्लांट एनिमल होंगे? नहीं। लेकिन जहाँ पे बारिश होगा यानी कि जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे प्लांट भी होंगे, एनिमल भी होंगे। तो पानी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी जगह का प्लांट कैसा होगा और एनिमल कितने पाए जाएंगे। तो देखते हैं, इनमें लिखा हुआ पहला चीज, एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल हैव मोर डेंस वेजिटेशन एज कंपेयर टू अदर एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है वहाँ पे आप हमेशा देखोगे कि वहाँ पे पेड़ पौधे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो जानवर भी वहाँ पे ज़्यादा हैं। लेकिन जहाँ पे बारिश कम है वहाँ पे पेड़ पौधे भी कम और जानवर भी कम होते हैं। तो रेनफॉल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जगह का प्लांट और एनिमल डिसाइड करने में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के अंदर हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल का क्या इंपॉर्टेंस है, जंगल हम लोगों को किस किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। तो आइए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में। पहला पॉइंट है इसमें, फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब हो गया कि जंगल एक ऐसा चीज है ना जो कि अपने बनता है, अपने खत्म भी होता है, फिर बन जाता है, फिर खत्म होता है, फिर बन जाता है। यानी कि जंगल बिल्कुल, जंगल को बनाने में हमारा कोई रोल नहीं होता है, वो खुद बनता है, खुद बिगड़ता है, फिर खुद बन जाता है, फिर खुद बिगड़ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं इस चीज को रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसको कि बार बार इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जंगल क्या हमारा, यानी कि फॉरेस्ट का एक रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड प्लेज अ मेजर रोल इन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। ऑब्वियस ये बात है भाई, आपको यदि आसपास का माहौल, इन्वायरमेंट साफ चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास जंगल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जंगल क्या करता है, हवा को प्यूरिफाई करता है। हवा में यदि किसी प्रकार का गंदगी होगा तो उस हवा को साफ कौन करेगा, प्यूरिफाई कौन करेगा, प्लांट यानी कि जंगल करेगा। तो फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखने में और हम लोगों को साफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में, ठीक है।
उसके बाद फॉरेस्ट मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, जहाँ पे जंगल पाए जाएंगे वहाँ के क्लाइमेट भी आप देखना हमेशा अच्छा रहेगा। जैसे आप जैसे चले जाओ असम, मणिपुर, मेघालय, इधर जाओ, वो जंगल इधर उधर ज़्यादा है तो वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है। आप फिर चले जाओ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे जंगल ज़्यादा है तो वहाँ का क्लाइमेट भी ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे है लिखा हुआ कि जंगल क्या करता है, अपने जहाँ पे भी जंगल होगा वो अपने आसपास के क्लाइमेट को मॉडिफाई करके रखता है, मतलब कि बिगड़ने नहीं देता है। कंट्रोल सॉइल इरोजन, और जहाँ पे जंगल होंगे वहाँ के मिट्टी बारिश के पानी के साथ बहुत ही कम बहेंगे। मिट्टी मतलब जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। सॉइल इरोजन का मतलब हो गया कि पानी के साथ मिट्टी का बह जाना, तो वहाँ पे वो नहीं होता है। जहाँ पे जंगल होगा वहाँ पे मिट्टी बहता नहीं है, वहाँ पे मिट्टी मजबूत होता है। उसके बाद रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, यानी कि जहाँ पे जंगल होंगे वहाँ पे पानी एकदम आराम तरीके से बाहर बहते हुए बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज, और जंगलों की वजह से कई सारे इंडस्ट्री चल रहे हैं इंडिया में, क्योंकि कई सारे इंडस्ट्री हैं जो कि खास करके फर्नीचर बनाते हैं वो सब जंगलों के ऊपर ही डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात जो पेपर इंडस्ट्री है, जिस पेपर पे हम लोग लिखते हैं वो पेपर पेड़ से बनता है, तो बहुत हद तक हम लोग कह सकते हैं कि जंगलों के ऊपर हमारे कई सारे इंडस्ट्री डिपेंड है। एंड प्रोवाइड लिवलीहुड फॉर मैनी कम्युनिटीज, और कई सारे लोगों का घर जंगलों से ही चल रहा है ना। जंगलों के अंदर से वो लोग लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं, फिर मार्केट में जाके बेचते हैं, फिर पैसा कमा के प्रॉफिट कमा के वो लोग अपना उसको बेच के घर परिवार चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कई सारे घर परिवार, कई सारे फैक्ट्री वगैरह हमारे जंगल पे टिके हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जंगल से हमको फायदा है कि नुकसान है? फायदा ही फायदा है, नुकसान तो कुछ भी नहीं है, केवल फायदा है। इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेज रेनफॉल, यानी कि बहुत आंधी तूफान यदि आने वाला होता है तो जंगल उसको कम कर देता है, ठीक। उसके बाद टेम्परेचर क्या कर देता है, वो डाउन कर देता है, यानी कि यदि बहुत गर्मी पड़ रहा होगा तो जंगल के आसपास आप जाओगे तो वहां पे आपको ठंडापन महसूस होगा, क्योंकि जंगल क्या करता है, टेम्परेचर को नॉर्मल कर देता है। और सबसे बड़ी बात रेनफॉल यानी कि बारिश, जंगलों के वजह से ही बारिश होते हैं, जंगल नहीं रहेंगे बारिश भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जंगलों का इंपॉर्टेंस है। इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। ह्यूमस का मतलब सिंपल सा होता है मिट्टी को एक नमी प्रोवाइड करना, ठीक ना। जैसे मिट्टी को हमेशा एक पानी का जो होता, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि मिट्टी को हमेशा नमी मिलता रहे, है ना। और सबसे बड़ी बात वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जानवर को रहने के लिए घर कहाँ मिलता है उनको, जंगलों में। जंगलों से बहुत फायदे हैं हम लोगों को। तो क्या क्या हो गया, पहला कि जंगल हमारे इन्वायरमेंट को साफ रखता है, पहला। दूसरा, जंगल के वजह से क्या होता है, हमारा जंगल के आसपास का क्लाइमेट ठीक रहता है। सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी बहता नहीं है, पानी आराम तरीके से फ्लो करता है, और कई सारे इंडस्ट्री हमारे जंगल के ऊपर टिके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, कई सारे घर परिवार भी जंगलों के ऊपर टिके हुए हैं। उसके बाद जंगल और क्या करता है भाई, जंगल हमारे आंधी तूफान के संभावनाओं को कम कर देता है, और जंगलों की वजह से बारिश भी होता है, ठीक ना। उसके बाद फिर जंगल और क्या करता है, जंगल कई सारे जंगली जानवर को रहने के लिए घर भी प्रोवाइड करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। तो यही दो कारण हैं, पहला हमारा हो गया कौन सा, रिलीफ, और दूसरा हो गया हमारा क्लाइमेट। यही दो वजह, इन्हीं दो रीजन के वजह से, रिलीफ और क्लाइमेट के वजह से इंडिया में इतने प्रकार के आपको प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है इकोसिस्टम। तो आइए समझते हैं इकोसिस्टम क्या होता है। पहले समझते हैं, यहाँ पे इकोसिस्टम का डेफिनेशन ही लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, all the plants and animals in an area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. इकोसिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा माहौल जहां पे प्लांट और एनिमल दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, इसी पूरे माहौल को हम लोग कह देते हैं इकोसिस्टम। जैसे अब सवाल है कि सर प्लांट और एनिमल दोनों कैसे डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर, वो बताइए। जैसे बताते हैं, समझो। मान लीजिए जानवर को कुछ खाना है तो वो प्लांट को खाएगा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जानवर डिपेंड होगा किस पे, प्लांट पे। अब सवाल है कि सर प्लांट एनिमल पे कैसे डिपेंड है। अब देखो, जब एनिमल मरेगा
तो उसका डेड बॉडी बैक्टीरिया खाएगा, फंगी खाएगा, अल्टीमेटली उसको खा के मिला किसमें देगा, बैक्टीरिया फंगी मिट्टी में, और उस मिट्टी से फर्टिलिटी मिल जाएगा किसको, प्लांट को। तो प्लांट अपना भोजन अच्छी तरीके से फिर बना पाएगा क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा, प्रोटीन मिलता रहेगा। तो इस तरीके से प्लांट किसके ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए, एनिमल के ऊपर। एनिमल जब मरेगा उसको बैक्टीरिया फंगी खाएगा और खा के उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देगा और वो मिट्टी बड़ा उपजाऊपन होगा, और उसी उपजाऊपन मिट्टी का यानी कि मिट्टी को जो वो फर्टाइल कर देगा, और वो फर्टाइल जमीन का इस्तेमाल कौन कर लेगा, अपने भोजन को बनाने के लिए प्लांट कर लेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट डिपेंड है एनिमल के ऊपर और एनिमल डिपेंड है प्लांट के ऊपर। तो इसी चीज को हम लोग कह देते हैं इको सिस्टम, मतलब एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सराउंडिंग, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे प्लांट एनिमल पे डिपेंड होगा और एनिमल प्लांट पे डिपेंड होगा, मतलब प्लांट एनिमल पे और एनिमल प्लांट पे, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। इसी चीज को हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा एक और डेफिनेशन है यहाँ पे बायोम। बायोम क्या होता है देखिए, अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड अ बायोम। बायोम बेसिकली कुछ नहीं है, इकोसिस्टम का एक बहुत ही बड़ा वर्जन है हमारा बायोम। देखो यदि कई गुना बड़े इकोसिस्टम यदि हमारे होंगे तो उसी को हम लोग कह देते हैं बायोम। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल में जंगली जानवर भी हैं तो वो डिपेंड है प्लांट पे और प्लांट डिपेंड है एनिमल पे, ठीक। तो ये छोटा सा हो गया हमारा जंगल, तो हो गया इकोसिस्टम। लेकिन यही जंगल यदि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसमें हजारों प्रकार के प्लांट, हजारों प्रकार के एनिमल रहेंगे, बड़ा इकोसिस्टम समझ लो बस, उसको हम लोग क्या कह देंगे, बायोम कह देंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो इकोसिस्टम हो गया एक तरीके से छोटा और बायोम हो गया इकोसिस्टम का एक बड़ा वर्जन, बहुत बड़ा, ठीक ना, जहां पे हजारों प्रकार के एनिमल, प्लांट वगैरह सब आपको देखने को वहां पे मिलेंगे। आगे बढ़े, द बायोम्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट। अब बायोम को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि कौन सा बायोम कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, उसके प्लांट के बेसिस पे, कि उस जंगल में किस प्रकार के प्लांट पाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा बायोम है, यानी कि एक ऐसा बड़ा इकोसिस्टम है जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट है, तो हम क्या बोलेंगे, वो बायोम छोटा है। लेकिन फिर कहीं पे ऐसा भी है बायोम जो कि बहुत बड़े बड़े प्लांट है, बड़े बड़े एनिमल रहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उस बायोम को बहुत बड़ा बायोम है। तो इस तरीके से हो गया हमारा बायोम टॉपिक कंप्लीट। तो इकोसिस्टम वगैरह हो गया हमारा छोटा चीज और बायोम हो गया क्या, बड़ा चीज। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में हम लोग आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन मे बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। यानी कि हमारे कंट्री में कई अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब हो गया बेसिकली पौधा वगैरह, प्लांट वगैरह, कई प्रकार के देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको पहले देखते हैं कि आखिर वो वाला प्लांट या फिर खास खास प्रकार के जंगल कितने प्रकार के आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला हमारा होता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, कि कितने कितने प्रकार के आपको जंगल इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो पहला हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा हो गया ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, उसके बाद फिर माउंटेन फॉरेस्ट, और फिर लास्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये 5 प्रकार के फॉरेस्ट यानी कि जंगल है हमारे इंडिया में, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस एक एक करके करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। चूंकि इसमें 5 अलग अलग प्रकार के जंगल हैं, तो पांचों को एक बार में करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, नहीं तो फिर क्लास हमारा लंबा हो जाएगा। हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हालांकि ऑलरेडी हमारा क्लास 15 मिनट का लगभग हो गया, 16 मिनट का। एक प्रकार का जंगल हम लोग अभी कर लेते हैं, बाकी हम लोग अपने अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। यानी कि ये जो प्रकार का जंगल है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये जंगल वहां पे देखने को मिलता है जहां पे बारिश लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है एक साल में। यानी कि जिस जगह पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगा एक साल में, उस जगह पर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। आगे, द मैक्सिमम हाइट ऑफ दीज फॉरेस्ट आर
60 मीटर्स और एबव, यानी कि ये जो जंगल है ना, इस जंगल में जो आपको प्लांट देखने को मिलेंगे बहुत बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े। 60 मीटर का मतलब बहुत बड़ा जंगल हो गया, मतलब बहुत बड़ा जंगल नहीं, बल्कि उस जंगल में पाए जाने वाले प्लांट, उसके बारे में बात हो रहा है। 60 मीटर बहुत ज़्यादा होता है। आप ऐसे बस समझ लो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 60 है, तो 60 इंटू 100 कर दो, सिंपल सी बात है। कितना हो गया हमारा 6000 सेंटीमीटर, यानी कि इस वाले जंगल में बहुत बड़े बड़े आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम जो हाइट है वो 60 मीटर होता है, उससे कम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैक्सिमम हाइट प्लांट का कितना होता है इसमें 60 मीटर, बहुत ज़्यादा है। आगे, देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू सीड देयर लीव्स। अब देखो ये जो जंगल होता है ना, अच्छा जनरली आपने देखा होगा ऑटम सीजन में क्या होता है हमारे इंडिया में, ऑटम सीजन में जनरली आपने देखा होगा कि हर पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं पुराने वाले और नए पत्ते आते हैं। लेकिन इस जंगल में ऐसा नहीं है। इस जंगल में सभी पेड़ का एक टाइम पे पत्ता नीचे गिरता ही नहीं है। कुछ पेड़ का पहले गिर जाएगा, कुछ पेड़ का बचा रहेगा, फिर दूसरा वाला गिरेगा, फिर कुछ का बचा हुआ रहेगा। इस तरीके से कर करके आप कभी देख ही नहीं पाओगे कि एक टाइम पे इस जंगल का सारा पत्ता नीचे गिर गया हो। यानी कि कुछ पेड़ का पत्ता नीचे गिरता है तो कुछ पेड़ का पत्ता उग भी रहा होता है, ग्रो भी कर रहा होता है। इसके वजह से ये पेड़ हमेशा कैसा लगता है आपको, हरा भरा नजर आता है। जैसे ऑटम सीजन में आप देखते हो कि एक ही बार में सारा पत्ता एक पेड़ का गिर जाता है, तो पेड़ एकदम देखने में बड़ा अजीब लगता है, एक भी पत्ता नहीं होता उसके ऊपर। लेकिन इस जंगल में ऐसा नहीं है। इस जंगल में क्या है, इस जंगल में जितने भी पेड़ हैं सारे पेड़ के पत्ते एक बार में नीचे नहीं गिरते हैं, आधा कभी गिरेगा, फिर आधा कभी गिरेगा, तब तक तो दूसरा भी ग्रो कर चुका होता है। इस तरीके से अभी आप देख के बता ही नहीं पाओगे कि सारा जंगल का जो पत्ता है वो नीचे गिर गया। तो बताओ हमेशा फिर ये जंगल आपको कैसा दिखेगा, हरा भरा दिखेगा। इसीलिए इसका नाम है एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब हो गया जो हमेशा हरा भरा रहे, ठीक है ना। आगे, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगैनी, रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। ये कुछ ऐसे बेसिकली ट्री के नाम हैं जो कि जंगल में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर एंड वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। बेसिकली जंगल के अंदर पेड़ कितने बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े, तो जानवर भी यहाँ पे आपको बड़े बड़े ही नजर आते हैं। एलिफेंट हो गया, मंकी, लेमूर, डियर और वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलते हैं। यानी कि एक सिंग वाला जो राइनोसोरस होता है ना, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे, बिसाइड्स दीज एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, जानवर के अलावा भी यहाँ पे पक्षी भी हैं, जैसे बैट्स, स्लॉट, स्कॉर्पियन एंड स्नेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। बेसिकली छोटे मोटे पक्षी वगैरह भी देखने को मिलते हैं। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, अब बात है कि ये जंगल सर देखने को कहाँ पे मिलेगा। पहला वेस्टर्न घाट, यानी कि इंडिया के वेस्ट वाले पार्ट पे, और वेस्ट वाले पार्ट में भी कौन सा पार्ट, जो कि समुद्र के बगल में है। एग्जाम्पल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, ये सारे जो जगह हमारे इंडिया के वेस्ट में है और समुद्र के बगल में है, वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर लक्षद्वीप आइलैंड में भी देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी देखने को मिलता है, असम में भी देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात तमिलनाडु के कोस्ट पे, यानी कि तमिलनाडु जो समुद्र के बगल वाला इलाका है तमिलनाडु में, वहाँ पे भी इस प्रकार का जंगल देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी हमने बस एक प्रकार के जंगल के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अभी हमारा 4 प्रकार के जंगल बचे हुए हैं, इसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जहाँ पे हम लोग 4 अलग अलग प्रकार के जो और जंगल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट फॉरेस्ट का शुरुआत हम लोग करेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने टॉपिक शुरुआत कर दिया था टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बेसिकली हम लोगों को अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने हैं, जंगल के बारे में, जिसमें टोटल हम लोगों को 5 पढ़ना है, जिसके अंदर हमारा पहला था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाकी हमारे 4 बच गए उनके बारे में। तो पहला हमारा है आज का मतलब सेकंड नंबर पे फॉरेस्ट जो है वो सेकंड नंबर पे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है।
पहला पॉइंट इसमें, दीज फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में जंगल कई प्रकार के हैं, फॉरेस्ट कई प्रकार के हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा फैला हुआ जो जंगल है, ज़्यादा दूर तक जो फैला हुआ है, वो हमारा यही वाला फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट को हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के फॉरेस्ट में बारिश ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। These forests are found in areas having rainfall between 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, यानी कि इस प्रकार के जंगल जनरली इंडिया में वहां पे देखे गए हैं जहां पे बारिश लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है एक साल के अंदर। यानी कि यदि इंडिया में कहीं पर भी किसी भी जगह पर एक साल में 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यदि कहीं भी बारिश होता है, तो वहां पे इस प्रकार के जंगल देखे जाते हैं, यानी कि मिल जाता है वहां पे इस प्रकार का जंगल। द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, यानी कि इस प्रकार के जो जंगल होते हैं, जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं, उस पेड़ के जो पत्ते हैं वो जनरली 6 से 8 सप्ताह में लगभग पूरा तरीके से वो गिर जाता है गर्मी के टाइम पे। तो वही बात इसमें लिखा हुआ था कि द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट सीड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन ड्राई समर, यानी कि गर्मी के महीने में जनरली इस प्रकार के जो जंगल है वो 6 से लेकर 8 हफ्ते में अपना सारा का सारा लीफ पुराना वाला जो वो गिरा देता है और उसी टाइम में नया वाला लीफ उसमें आ भी जाता है। ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, दीज फॉरेस्ट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस। अब चूंकि इस वाले जंगल में पानी के हिसाब से पानी के हिसाब से हमने क्या किया, इस जंगल को फर्दर 2 कंडीशन में बांट दिया हमने, वाटर के हिसाब से। ठीक ना। तो पहला हमारा हो जाएगा मॉइस्ट और दूसरा हो जाएगा ड्राई। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं मॉइस्ट डेसिडियस। इसका नाम मॉइस्ट डेसिडियस क्यों पड़ा, क्योंकि इनमें जो है वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। ठीक ना। तो कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो जंगल है, जो फॉरेस्ट हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इस जंगल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पर? वाटर के बेसिस पर, जिसमें से हमारा पहला है मॉइस्ट डेसिडियस। ठीक है। तो आइए बात करते हैं मॉइस्ट डेसिडियस में क्या लिखा हुआ है। मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, यानी कि एक साल में यदि किसी जगह पर 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश यदि हुआ है या फिर होता है, तो वहां पे हमको मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। टीक बेसिकली एक हमारा प्लांट है, बेसिकली एक ट्री है, टीक का पौधा होता है। इस प्रकार के जंगल में ज्यादातर जो वो टीक के पौधे मतलब पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे और उसके बाद बम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी आर अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, यानी कि टीक के अलावा भी इन प्रकार के ट्री यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे बम्बू हो गया, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, इन प्रकार के भी यहाँ पे ट्री देखने को मिलते हैं। उसके बाद मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यानी कि जो मॉइस्ट डेसिडियस है, इस प्रकार के जंगल आपको देखने को मिलेंगे जनरली। पहला तो हिमालय में, हिमालय के रेंज जहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ है वहाँ पे, झारखंड में भी है, उड़ीसा के वेस्ट वाले पार्ट में है और छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे बेसिकली मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिलता है। उसके बाद है ड्राई डेसिडियस, नाम से ही मालूम चल रहा है जहाँ पे बारिश उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता होगा। कहने का मतलब पहले वाले के मुकाबले यहाँ पे बारिश क्या होगा, कम होगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर, यानी कि ड्राई डेसिडियस बेसिकली वैसे जंगल होते हैं जहाँ पे बारिश जनरली 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक है, बीच में है, कम भी नहीं है लेकिन ठीक है। आगे यहाँ पे भी टीक होते हैं, यहाँ पे भी साल होते हैं। उसके बाद पीपल एंड नीम आर इम्पॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, यानी किस प्रकार के जंगल में यदि बात करें किस प्रकार के ट्री देखने को मिलेंगे, तो वो टीक होगा, साल होगा, पीपल होगा और नीम होगा। तो इस प्रकार के ट्री यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
उसके बाद जानवर का बात करें तो लायन, टाइगर, पीग, डियर एंड एलिफेंट आर इंपॉर्टेंट एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के जानवर भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अ ह्यूज वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लेजार्ड्स यानी कि छिपकली वगैरह, स्नैक, टॉर्टोइजेस कछुआ वगैरह आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो ये सारे कुछ और भी अलग प्रकार के जानवर हैं, वो भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, देखिए पाया जाता है बेसिकली। उसके बाद ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन पेनिनसुलर प्लेट्यू, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब हो गया समुद्र के किनारे वाला जो जगह है, वहां पे भी इस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। बिहार में और उत्तर प्रदेश में ड्राई डेसिडियस ज्यादा मिलता है, क्योंकि बिहार यूपी ऐसे स्टेट है जहां पे बारिश लगभग 70 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक एक साल में लगभग हो जाता है। ठीक ना, आगे बढ़े हम लोग। तो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक था हमारा पहला वाला, कंप्लीट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इस तरीके से हमने टोटल 2 फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिया। एक हम लोगों ने कल पढ़ा था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, और एक अभी हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, ध्यान रखना है, ट्रॉपिकल डेसिडियस में हमारे 2 टाइप थे, एक मॉइस्ट डेसिडियस और एक ड्राई डेसिडियस। इन दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यानी कि 3rd नंबर पे जो हमारा फॉरेस्ट है वो है द थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ओके, थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल लेस देन 70 सेंटीमीटर। जहां पे एक साल में 70 सेंटीमीटर से बारिश कम होता है, वहां पे देखने को मिलते हैं इस प्रकार के जंगल। ठीक है, आगे, ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स। अब देखो एक बात बताओ, जरा आप सोच के बताना, इस प्रकार के जंगल में बारिश होता है कम, तो पानी नीचे बहुत नीचे जाना पड़ेगा, इसीलिए इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, इसके जड़ लंबे होते हैं ताकि वो जमीन के नीचे ज्यादा दूर तक जा सके और पानी को प्राप्त कर सके। तो वही लिखा हुआ है कि ट्रीज हैव लॉन्ग रूट्स, रूट्स बड़े बड़े होते हैं इस प्रकार के प्लांट के, पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर, यानी कि वाटर भी आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब सिंपल सा हुआ कि इस प्रकार के जंगल में बारिश कम होता है, और यदि प्लांट को पानी चाहिए तो उसके जो जड़ होते हैं बहुत ज़्यादा नीचे ज़मीन में धंसे हुए होते हैं, ताकि बहुत नीचे वो जाके पानी को प्राप्त कर सके। उसके बाद लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज एवापोरेशन। इस प्रकार के जंगल में जो प्लांट वगैरह पाए जाते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं। थिक का मतलब क्या हो गया, मोटा, और छोटा होता है, यानी कि छोटा है लेकिन मोटा रहेगा, ताकि एवोपरेशन कम हो सके। और एवोपरेशन कम हो सके इसका मतलब हो गया कि प्लांट जो पानी कम एवोपरेट करेगा, क्योंकि देखो बारिश कम होता है तो प्लांट को क्या करना पड़ेगा, अपना पानी बचा के रखना पड़ेगा। तो बारिश कम होता है, पानी कम है, तो ये अपना पानी बचाता कैसे है, इसके जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं और मोटे होते हैं, ताकि एवोपरेशन जल्दी आसानी से ना हो सके और पानी बचा हुआ रहे प्लांट के पास। उसके बाद अकासियास, पल्म्स, यूफोर्बियस एंड कैक्टाई आर द मेन प्लांट फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो ये कुछ नए प्रकार के प्लांट हैं जो कि हम लोग बहुत कम देखे हैं इस प्रकार के प्लांट को, लेकिन इस प्रकार के प्लांट यहाँ पे देखने को जंगल में मिल जाते हैं द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स में। तो ये सारे छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद बात करें कुछ जानवरों के बारे में, तो रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वोल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स आर द मेन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो ये कुछ जानवर हैं जो कि इस जंगल में ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में देखे जाते हैं, मतलब पाया जाता है। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन, कहाँ पे जंगल देखने को मिलेगा आपको, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो इन सारे जगहों पर इस प्रकार के जंगल देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा चौथा जंगल है 4th नंबर में, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट से ही नाम चल रहा है, ऐसे जंगल जो किस पे होंगे, माउंटेन पे होंगे, पहाड़ों पे होंगे। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड का मतलब हो गया माउंटेन बेसिकली। इस प्रकार के जंगल जनरली देखे जाते हैं बड़े बड़े माउंटेन पे, बड़े बड़े पहाड़ों पे प्राप्त किए, मतलब देखे जाते हैं, वहीं पे मिलता है। सिल्वर फर, जोनेफर, पाइन्स एंड बिर्चेस आर द मेन प्लांट फाउंड इन दिस फॉरेस्ट।
तो ये कुछ प्लांट के नाम है बेसिकली जो कि पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद जानवर के बारे में बात करें तो कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, याक, स्नो लियोपार्ड, स्क्वायरल, सीप एंड गॉड आर द एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के जानवर हैं जो माउंटेन फॉरेस्ट में बेसिकली जो जानवर पहाड़ों पे रह सकते हैं वो जानवर इस प्रकार के जंगल में मिलते हैं। These forests are mainly found in mountainous region। नाम से मालूम चल रहा है माउंटेन फॉरेस्ट, तो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? माउंटेन पे, यानी कि पहाड़ों पे, बड़े बड़े पहाड़ों पे इस प्रकार के जंगल ज्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट वाला जंगल है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है समझते हैं, ये हमारा लास्ट जंगल है। These forests are found in areas having coast, यानी कि वाटर। बेसिकली कहने का मतलब होगा ये जंगल देखने को मिलते हैं समुद्र के बगल वाले इलाके में। जो कोस्टल एरिया हमारा होता है ना, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के जो बगल में इलाका होता है वो होता है हमारा कोस्टल एरिया। तो वहां पे जंगल इस प्रकार के ज्यादा देखने को मिलते हैं। रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ऑब्वियस बात है भाई, जब ये जंगल समुद्र के बगल में है तो इस प्लांट के जो भी जंगल मतलब इस प्रकार के जंगल में जो भी प्लांट होते हैं उसके जो जड़ होते हैं वो पूरी तरीके से पानी में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि बगल में समुद्र है, ठीक ना। आगे सुंदरी ट्रीज, पाम, कोकोनट, क्योड़ा एंड अगर आर द मेन प्लांट्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये सारे प्लांट हैं जो कि इस प्रकार के जंगल में ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं, मतलब वहां पे मिलते हैं। जानवर का बात करें हम लोग तो इसमें हमारा हो जाएगा रॉयल बंगाल टाइगर, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल एंड स्नेक्स आर कॉमन इन दिस फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के जानवर इस प्रकार के जंगल में बड़ा कॉमन है, मतलब कि कहीं भी देखने को इस जंगल में मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ द गंगा। अब ये सवाल है कि कहाँ पे देखने को मिलेंगे ये जंगल, तो गंगा जो डेल्टा बनाती है, डेल्टा का बेसिकली मतलब होता है वैसा जमीन जो कि पानी के चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा। तो गंगा नदी के चारों तरफ से जो जमीन घिरा हुआ है उसको डेल्टा बोलते हैं। तो वहां पे गंगा के द्वारा जो डेल्टा बनाया जाता है वहां पे, ब्रह्मपुत्रा के द्वारा भी जो डेल्टा बनाया जाता है वहां पे, महानदी, द कृष्णा, द गोदावरी एंड द कावेरी, बेसिकली इन सभी नदी के बगल में जो जमीन होता है उस पे मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा हो गया टोटल 5 प्रकार के फॉरेस्ट कंप्लीट। कोई दिक्कत नहीं। अब याद कीजिए हमारे चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, पहला नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो यहीं पे हमारा खत्म हो गया नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में पूरी तरीके से जानकारी कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में, यानी कि जंगली जानवरों के बारे में। वैसे जानवर जो कि जंगल में रहते हैं उसको हम लोग डिस्टर्ब वगैरह नहीं करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास से। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर के अंदर वाइल्ड लाइफ के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना जो फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन वो हम लोगों ने कंप्लीट किया, जहाँ पे हम लोगों ने 5 अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस किया था। वहीं पे हमारा कंप्लीट हो गया था फर्स्ट पार्ट अपने चैप्टर का नेचुरल वेजिटेशन। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? वाइल्ड लाइफ का मतलब हो गया बेसिकली जंगली जानवर जो कि जंगलों में रहते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है इंडिया हैज मोर देन 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। सोचो, बहुत बड़ी बात है ये, यानी कि इंडिया में इकलौता इंडिया में 89,000 अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं। और इस एनिमल में सब कुछ आ गया हमारा, हाथी घोड़ा से लेके सांप, छोटा सा बैक्टीरिया, फंगी वगैरह सब कुछ आ गया हमारा इसमें। समझ में आ रही है बात? मतलब कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सब कुछ इसमें हमारे आ गए जानवर, ठीक ना। तो 89,000 अलग अलग प्रकार के जानवर हैं हमारे पास। इंडिया हैज मोर देन 1,200, यानी कि परसेंटेज में बात करें तो पूरी दुनिया का 13% स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, यानी कि पूरी दुनिया का 13% बर्ड केवल कहाँ पे है? इंडिया में है। और बात करें स्पीसीज के बारे में तो कितने प्रकार के पक्षी हमारे पास है, तो वो लगभग 1,200 प्रकार के, यानी कि 1,200 प्रकार के पक्षी इंडिया में हैं। और पूरी दुनिया को लेकर बात करें तो पूरी दुनिया का 13% पक्षी केवल हमारे पास इंडिया में ही है। आगे, इंडिया हैज अबाउट 2,500
यानी कि पूरी दुनिया का बात करें तो 12% क्या है हमारे पास, फीस है। यानी कि इंडिया के पास टोटल लगभग 2500 अलग अलग प्रकार के फीस हैं। सोचो, हम लोग तो मुश्किल से 4-5 ही जानते हैं, यहाँ पे इतना सारा है। और पूरी दुनिया का बात करें तो टोटल दुनिया का 12% मछली केवल इंडिया के पास है। बहुत बड़ी बात है ये। आगे, ऑल्सो इंडिया हैज अबाउट 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल। तो बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया का यदि हम लोग बात करें एम्फीबियन के मायने में, रेप्टाइल के मायने में और मैमल्स के बारे में, तो इन सब के बारे में यदि बात करें तो पूरी दुनिया का 5 से लेकर 8% जानवर केवल हमारे पास इंडिया में है। तो बहुत बड़ी बात है ये। आगे, एलिफेंट्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला। अब आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं एक एक जानवर के बारे में कि इंडिया में उस प्रकार का जानवर सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहले बात करें एलिफेंट के बारे में, तो एलिफेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है असम में, कर्नाटक में और केरल के जंगलों में। यानी कि असम के जंगल में, कर्नाटक के जंगल में और केरल के जंगल में एलिफेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे, उसके बाद बात करें वन हॉर्न राइनोसोरस, यानी कि एक सींग वाला जो राइनोसोरस होता है, उसके बारे में यदि बात करें तो आर फाउंड इन स्वाम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। यानी कि असम का और वेस्ट बंगाल का वो वाला इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ दलदल वगैरह रहता है, वहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनोसोरस देखने को मिलता है, यानी कि एक सींग वाला। उसके बाद बात करें वाइल्ड एस के बारे में एंड कैमल के बारे में, तो ये सारे देखने को मिलते हैं ज़्यादातर फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट। बेसिकली हमारा बात कर रहा है गुजरात, राजस्थान, उधर के साइड के बारे में, ठीक ना। तो उधर आपको वाइल्ड एस और कैमल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन बेसन के बारे में, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है हमारा इंडियन बेसन, नीलगाय जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू बल, है ना। उसके बाद चौसिंघा, चौसिंघा का मतलब होता है ऐसे एंटीलोप जिनके 4 सिर होते हैं, मतलब 4 सिर नहीं 4 सिंग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं चौसिंघा। उसके बाद गैजेल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। यानी कि जो फेमस जानवर है वो तो है हमारे पास, उनके अलावा ये सारे जानवर भी इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलता है, ठीक है। आगे, सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकीज आर ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। मंकी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, वो भी इंडिया में देखने को मिलते हैं, कई प्रकार के भी। उसके बाद इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लायंस। देखो दुनिया में इतने सारे कंट्री हैं, इस वर्ल्ड में लगभग 200 के आसपास है, एग्जैक्ट 200 नहीं है लेकिन लगभग 200 के आसपास है कंट्री। उनमें से तो कई सारे ऐसे कंट्री जिनके पास लायन है तो टाइगर नहीं है, किसी के पास टाइगर है तो लायन नहीं है, और किसी के पास तो कुछ भी नहीं है। तो पूरी दुनिया में इंडिया इकलौता ऐसा देश है जिनके पास टाइगर भी है और लायन भी है, ठीक ठाक मात्रा में है। उसके बाद द नेचुरल हैबिटेट ऑफ लायन इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। यानी कि गुजरात में एक जंगल है, जंगल का नाम है गिर फॉरेस्ट। वहाँ पे माना जाता है कि लायन का रहने के लिए अच्छा घर है, मतलब घर का मतलब हो गया कि वहाँ पे लायन खुल के जीते हैं अपना जीवन। लायन तो बहुत सारे जगह पे है, लेकिन जो लायन के लिए फेमस फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में वो है गिर फॉरेस्ट, गुजरात का, ठीक ना। उसके बाद टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। यानी कि वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा, आपने सुना होगा सुंदरबन डेल्टा, वहाँ पे हिमालयन रीजन में और मध्य प्रदेश में इन सारे जगहों पर टाइगर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हिमालयन रीजन मतलब पहाड़ी इलाका, हाँ वहाँ पे भी, ठीक ना। आगे, याक, वाइल्ड ऑक्स, वाइल्ड सीप, वाइल्ड एस एंड द तिब्बतन एंटीलोप, यानी कि तिब्बत के, आर फाउंड इन लद्दाख। बेसिकली लद्दाख में ये सारे जानवर आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं, ठीक ना। जैसे याक, वाइल्ड ऑक्स, वाइल्ड सीप, वाइल्ड एस और तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है। ये सब तिब्बत में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सॉरी मतलब लद्दाख में, ठीक ना। आगे, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स एंड घड़ियाल्स आर फाउंड इन द रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज। यानी कि टर्टल का बात करें, क्रोकोडाइल का बात करें, घड़ियाल का बात करें, तो ये सारे जानवर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं नदी में, लेक यानी कि झील में, और समुद्र के बगल वाले इलाके यानी कि कोस्टल एरिया में।
ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो पीकॉक्स, पीजेंट्स, डॉग्स, पैराकिट्स, क्रेन्स एंड पीजन्स, ये सारे बेसिकली पक्षियों के नाम हैं। आर सम ऑफ द बर्ड्स फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन इंडिया, यानी कि ये सारे पक्षी भी इंडिया में बड़े लेवल पे आपको देखने को मिलते हैं। एवरी स्पीसीज हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम। अब जरा देखो आप, और देखो और सोचो जरा आप, इतने सारे प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इतने सारे प्रकार की चीज़ें सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि इस सिस्टम से यदि आप किसी एक चीज़ों को भी हटा दोगे तो हमारा पूरा सिस्टम उथल पुथल हो जाएगा। तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और ये सब आपस में मिल के जीते हैं, तभी जाकर हमारा लाइफ भी अच्छी तरीके से चलता है। यानी कि हम लोग सब एक दूसरे पर डिपेंड है ना, इसीलिए तो वही लिखा हुआ है कि हैज अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम, यानी कि सारे स्पीसीज, सारे चीज हमारे आसपास बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हैंड्स कंजर्वेशन इज इसेंशियल। अब जरा बताइए, इतना सारा स्पीसीज हमारे पास है, प्लांट के, एनिमल के, जिनके ऊपर हमारा पूरा लाइफ टिका हुआ है, तो इनको बचाना इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई। एक स्टडी के तहत ऐसा पता लगाया गया है कि इस पृथ्वी पर से यदि चींटी गायब हो जाए, चींटी केवल, तो हम लोगों को भी गायब होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। यानी कि चींटी के गायब होने से बहुत ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि चींटी क्या करता है, छोटे छोटे चीज़ों को खा के ख़त्म कर देता है, और जब वो छोटे छोटे चीज़ों को खाने वाला ही नहीं रहेगा तो हर जगह पे आपको बदबू नज़र आएगा, हर जगह पे कचरा नज़र आएगा, ठीक है ना। चींटी, बैक्टीरिया, ये सब यदि नहीं रहेगा, सोचो वो कितना छोटा होता है, लेकिन वो पृथ्वी से गायब हो जाए तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। हर जगह पर गंदगी, हर जगह पर बदबू नज़र आएगा, तो बहुत लाइफ हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो इन सबको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर। ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय ह्यूमन बींग्स द इकोसिस्टम हैज बीन डिस्टर्ब। सोचिए, इतने सारे एनिमल, प्लांट है, सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम ह्यूमन बींग क्या कर रहे हैं, इन सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, जानवर को मार रहे हैं, तो ये नुकसान कहीं ना कहीं हम ही लोग को पहुंचाएगा, है कि नहीं। आगे, अबाउट 1300 प्लांट स्पीसीज आर इंडेंजर्ड एंड 20 स्पीसीज आर एक्सटिंक्ट। सोचिए जरा यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला गया है। इंडिया में अभी फिलहाल 1300 ऐसे प्लांट हैं जो कि इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड का मतलब हो गया खत्म होने के कगार पे है लगभग। यदि इसको नहीं बचाया गया तो आने वाले टाइम में लगभग 1300 अलग अलग प्रकार के प्लांट आपको इंडिया में नजर आएंगे ही नहीं, और 20 तो ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से गायब भी हो चुके हैं। तो यदि ऐसा ही चलता रहा तो कई सारे प्लांट हमारे आने वाले जनरेशन कभी उसको देख ही नहीं पाएंगे, है ना। 20 प्लांट गायब हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो चुके हैं, और 1300 प्लांट ऐसे हैं जो कि गायब होने वाले हैं, मतलब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा जिसको नहीं बचाया गया तो। फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो इंडेंजर्ड। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो जानवर भी खत्म होने के कगार पे हैं। एग्जाम्पल, टाइगर, लायन, ये सारे जानवर हमारे इंडिया में ठीक ठाक मात्रा में है, लेकिन उतना भी नहीं है कि जितना होना चाहिए। समझ मारिए बात। तो इसीलिए इन सब जानवर को बचाना बहुत ज़्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। एंड सब हैव बिकम एक्सटिंक्ट, और कुछ जानवर तो हमारे पृथ्वी पर से गायब भी हो चुके हैं। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे डायनासोर पहले पृथ्वी पर था, आज गायब हो गया। एक एग्जाम्पल और, एक पक्षी होता था पहले, डोडो, DODO, डोडो उसको बोलते थे। वो पक्षी ना उसके जैसा दिखता था, मुर्गी या फिर बत्तख के जैसा। वो पक्षी पूरी तरीके से गायब हो गई। अब इस पृथ्वी पर डोडो नाम का पक्षी है ही नहीं। सोचो, तो बहुत अजीब बात है ना। तो उसको बचाना जरूरी है, नहीं बचाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है द मेन कॉज बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर। अब देखो, इतने बड़े लेवल पे प्लांट हमारे खत्म हो रहे हैं, एनिमल खत्म हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों खत्म हो रहे हैं ये सारी चीजें? तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा हंटिंग ऑफ एनिमल बाई हंटर्स, यानी कि जो शिकारी लोग हैं जानवर को मार रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, इसलिए जानवर का नंबर घट रहा है, कम होता जा रहा है। उसके बाद पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्री क्या कर रहा है, केमिकल को ऐसे ही जहां मन तहां फेंक दे रहा है, जिससे हमारा जमीन खराब हो रहा है। और जमीन खराब हो जाएगा एक बार तो उसके ऊपर दोबारा प्लांट नहीं उगेगा, और जो वहाँ पे प्लांट नहीं उगेगा तो वहाँ पे जानवर भी नहीं रहेगा। तो बहुत हद तक इंडस्ट्री भी हमारे जमीन को बर्बाद कर रहा है, जिससे हमारा प्लांट नहीं उग पा रहा है, और प्लांट नहीं उग पा रहा है तो जानवर भी उसमें नहीं रह पा रहे हैं। उसके बाद डिपोजिशन ऑफ एसिड बाय इंडस्ट्री,
कई सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि एसिड का काम करते हैं, और वो सारा का सारा एसिड जो बेकार हो जाता है जमीन पे जाकर ऐसे ही बहा देते हैं पाइप के थ्रू। तो वो एसिड क्या करता है, हमारे जमीन को पूरी तरीके से बंजर बना देता है, ठीक ना। आगे, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इन लार्ज नंबर, बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को भी काटा जा रहा है। तो भाई आप पेड़ पौधों को काटोगे तो जंगली जानवर भी तो डिस्टर्ब होगा ना। तो ये ऐसे 4-5 कारण हैं जिसके वजह से बड़े लेवल पे हमारा प्लांट और एनिमल बर्बाद होते चले जा रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा बर्बाद कैसे हो रहा है, लेकिन सवाल है कि सर इसको बचा कैसे सकते हैं हम लोग। तो बचाने का भी तरीका है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेकन मैनी स्टेप्स। फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधा, फौना का मतलब जानवर। तो पेड़ पौधा और जानवर को बचाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने भी कई सारे कदम उठाए हैं। तो आइए उन सारी चीजों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या क्या है। पहला, 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेट अप इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फाउना। हमारे कंट्री में 14 बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व का सिंपल सा मतलब, मान लो ऐसा इलाका बना दिया है जहां पे जानवर आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पे हंटिंग वगैरह भी पूरी तरीके से बैन है। तो ये अच्छा चीज क्या गया, ठीक ना। आगे, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बोटेनिकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992। ये बेसिकली बात कर रहा है जू के बारे में। जैसे लगभग हर स्टेट में 1-2 जो आपको जू देखने को मिल ही जाता है। उसको चलाता कौन है, गवर्नमेंट चलाता है ना। तो गवर्नमेंट पैसा देती है चलाने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपना लाइव एग्जांपल, हमारे पटना का पटना जू, उसमें कई सारे प्रकार के प्लांट भी हैं, कई प्रकार के एनिमल भी हैं। उसको चला कौन रहा है, गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये भी तो एक तरीका हो गया प्लांट को बचाने का, एनिमल को बचाने का, है ना। तो पटना जू हो गया हमारा, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। पटना जू ही नहीं, जितने भी जू हैं, तो जू, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे तरीके हैं जानवर को और प्लांट को बचाने का। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद और भी कुछ चीजें हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब देखो, अलग अलग प्रकार के टाइम पे अलग अलग जानवर के ऊपर खतरा ज़्यादा होता है। जैसे देखा गया एक टाइम पे कि टाइगर का संख्या इंडिया में घट रहा है, तो लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में क्या किया गया, टाइगर के ऊपर स्पेशल ध्यान दिया गया कि भाई देखना इसको कोई मारे नहीं, इसको बचा के रखो। उसी तरीके से प्रोजेक्ट राइनो में किसके ऊपर फोकस किया जाएगा, राइनोसोरस के ऊपर। फिर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर प्रोजेक्ट इसका है, तो इसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो बेसिकली जिस जानवर को बचाने का जब ज्यादा जरूरत पड़ा, सरकार ने उसको लेकर एक प्रोजेक्ट निकाल दिया, उसके ऊपर फोकस ज्यादा कर दिया गया। तो उससे अच्छा तरीका से हमारा काम कर गया, वो जानवर भी हमारा बच गया, है कि नहीं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया अच्छा वाला काम है। उसके बाद 89 नेशनल पार्क्स। सोचो हमारे इंडिया में टोटल 89 नेशनल पार्क है, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। यानी कि 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कई सारे जूलॉजिकल गार्डन, कई सारे जू, कई सारे बायोस्फीयर रिजर्व, इन प्रकार के चीजें सरकार के द्वारा बनाए गए हैं ताकि हमारा एनिमल और प्लांट किसी भी हाल में बचाया जा सके। तो यदि एग्जाम में आ जाए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इन प्रकार के चीजों को बचाने के लिए, तो आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। आपके मन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आएगा तो भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट, और टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर भी हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।